गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, श्रोडिंगर ने क्या कहा था कि किसी भी कण की जो गतिक अवस्था है, ठीक है, जैसे डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी एक मुक्त कण है वो गति करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है। जब ये मुक्त गति करते हैं तो इनकी कणीय प्रकृति भी होती है और तरंगीय प्रकृति भी होती है। ये डी ब्रोगली ने हमें बताया था। अब श्रोडिंगर ने क्या है कि इक्वेशन दी। इक्वेशन क्या दी कि उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन दी जो मुक्त कण की गतिक अवस्था से संबंधित उसकी कणीय और तरंगीय दोनों प्रकार की प्रकृति को या दोनों प्रकार को क्या करे, एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, उन्होंने एक फलन दिया, ठीक है, और ये फलन जो है एक्स वाई और जेड यानी स्थिति के साथ साथ समय का भी क्या था, फलन दिया गया था। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन को लेके हमें एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि इस इक्वेशन को डराइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन श्रोडिंगर का एक तरह का पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट का मीनिंग क्या होता है, अभिग्रहित होता है। जैसे नील्स बोर ने अपने 3 अभिग्रहित दिए थे, ऐसे श्रोडिंगर ने क्या इक्वेशन दे दी। ठीक है, इक्वेशन देखिए कहा क्या कि ये जो इक्वेशन है वो किसी भी कण की कणीय और तरंगीय प्रकृति को व्यक्त करेगी। अब इस इक्वेशन को यदि आप डराइव नहीं कर सकते हो तो आपको इस इक्वेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन का क्या है, जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी चीज को डराइव नहीं कर सकते आप उसका क्या करोगे, जस्टिफिकेशन करोगे। और जस्टिफिकेशन क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का अभिग्रहित है, पोस्टुलेट है। अब क्वांटम के जो सिद्धांत है उसकी पालना करके इन्होंने एक सिंपल इक्वेशन दी। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी कण या तरंग है वो पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो हमें एक्स ही लेना पड़ेगा, वाई और जेड लेने की जरूरत नहीं है। और टाइम क्या है, टी है। अब यदि उसका संवेग क्या हो, पी हो, तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल्टा पी। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की हम यहाँ पे क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। और यदि उसकी स्थिति क्या है, एक्स है, तो एक्स की अनिश्चितता क्या है, डेल्टा एक्स। अब यदि आप इन दोनों में से किसी एक को, सपोज आप डेल्टा पी को 0 करते हो तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब डी ब्रोगली की जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग कोई भी कण है वो यदि गतिशील है तो उसका क्या होगी, कोई आवर्ती होगी। क्यों, क्योंकि हम उसको एक वेव फंक्शन से क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे। और उसका जो वेव कांस्टेंट है वो क्या होता है, के को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा, या फिर हम 2 पाई अपॉन एच और एच अपॉन लैम्डा। एच का ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 पाई अपॉन एच को हम सिंपली एच क्रॉस लिख सकते हैं और एच अपॉन लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, पी, डी ब्रोगली के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, के का वेव कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। कोणीय आवर्ती ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एफ। ये काम हमने पहले भी किया है, 2 पाई। यहाँ पे भी हमने एच का क्या किया, मल्टीप्लाई, एच की गुणा करी तो इक्वेशन ई अपॉन एच। ये दोनों इक्वेशंस को हमने पहले भी किया है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में भी हमने इसको समझाया है। अब देखो, धनात्मक दिशा में यदि कोई गतिशील कण गति कर रहा है तो उसका जो तरंग फलन है वो क्या क्या हो सकता है, या तो कोसाइन हो सकता है या साइन हो सकता है या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म में हो सकता है। ये हमें श्रोडिंगर ने कहा था। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर हो सकता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर हो सकता है e टू द पावर माइनस का जे के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर हो सकता है e टू द पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी। हम ऐसी क्यों लेते हैं, ताकि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई कर सकें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसलिए हमें ये सब टर्म्स को लेना होता है। अब यदि हम अज्यूम करें कि यदि किसी कण के संवेग में अनिश्चितता यानी डेल्टा पी इक्वल्स टू, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, तो फाई एक्स टी एक ऐसा वेव पैकेट होगा। वेव पैकेट के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में इसको कंप्लीट किया है। एक ऐसा वेव पैकेट होगा जिसको हम इन फंक्शंस के सुपरपोजिशन से क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन के लिए एक ऐसे समीकरण की आवश्यकता है जो
इन फलनों के साथ साथ इससे भी अधिक कोई यदि व्यापक फलन हो उसका समावेश हो सके। ठीक है, तो श्रोडिंगर ने दो विशेषताएं बताई कि यदि हमें कोई वेव फंक्शन लेना है, तरंग फलन लेना है, तो उसकी दो विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, दो विशेषताएं क्या है? देखो, पहली प्रॉपर्टी उसकी ये होनी चाहिए कि तरंग फलन जो है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मीनिंग क्या है? रेखिक होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने आई थिंक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लीनियर और नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज होती है फलन की। ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टीज और नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज क्या है? सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के आधार पे होती है। तो जो तरंग फलन है वो लीनियर होना चाहिए ताकि हम इन फलनों का अध्यारोपण कर सकें। ठीक है, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि हम कण के द्वारा उत्पन्न, यदि हम कण को तरंगीय प्रकृति माने तो हम इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण या विवर्तन के प्रभाव की हम एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन या उनकी व्याख्या कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है कि तरंग फलन के जो गुणांक हैं वो केवल कांस्टेंट होने चाहिए। ये एक्चुअली लीनियर फंक्शन होने की प्रॉपर्टी होती है। गुणांक क्या है? कांस्टेंट होने चाहिए ताकि टाइम के अकॉर्डिंग फलन में परिवर्तन ना आए। LTI फंक्शंस कहते हैं इनको, LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट फंक्शन। पर इतना डीप आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, आप बस मेन सीधा प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियर होना चाहिए, सेकंड क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए ताकि वो टाइम इनवेरिएंट रहे। जैसे कि कांस्टेंट क्या है? H हो, M हो, Q हो, फलन में यही होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए तरंग फलन की इक्वेशन ड्राइव की गई। अब यदि कोई कहे यदि हम तरंग फलन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे एक्सप्लेन करें तो हम उसको ढंग से एक्सप्लेन कर नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करने से उनके जो मल्टीपल्स है वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, इसलिए उनका यूज हम नहीं कर सकते। तो फिर इनके सॉल्यूशन के लिए श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने दी वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो किस तरीके से दी? सीधा पोस्टुलेट है, अभिग्रहित है, तो हमें सीधे इक्वेशन ही ध्यान में रखनी है। इस इक्वेशन को हम डराइव नहीं कर सकते हैं। कोई भी फलन है और ये इसको हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्स एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है। यदि आप इस इक्वेशन को लेके करते हो तो यहाँ पे ये जो गामा है ये एक प्रकार का कांस्टेंट है जो चर राशियों पर निर्भर नहीं करता है। इस समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो यदि हम ये माने, जैसे दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन माने कि ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर kx माइनस ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा है, या फिर इस फलन का जो सॉल्यूशन है वो e टू द पावर j माइनस का kx पे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि हमें इन्हीं फलनों के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। ठीक है, या तो आप ये सॉल्यूशन मान लो या ये मान लो, या फिर दोनों सॉल्यूशन आप इनको मान सकते हो। तो इन सॉल्यूशन को मानते हैं तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है j ओमेगा अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू JH क्रॉस अपॉन 2m आती है, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण बोलते हैं, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो श्रोडिंगर ने दी थी किसी कण की, कण जो मुक्त अवस्था में गति कर रहा है उसकी कणीय और तरंगीय दोनों प्रकार की प्रकृति को समझाने के लिए। सिमिलरली जब आप इसके लिए स्थितिज ऊर्जा में गति को एक्सप्लेन करोगे तो देखो क्या होता है कि जब आप किसी भी टोटल एनर्जी की बात करते हो तो टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी को यदि आप संवेग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो ये रिलेशन आता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमने इस फॉर्म में क्या है? रिप्रेजेंट करना है। अब इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ श्रोडिंगर इक्वेशन के फलन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी और फलन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है इनमें हम क्या करेंगे? P और E के ऑपरेटर्स के रूप में बदलेंगे। श्रोडिंगर ने दो ऑपरेटर बताए थे, एक तो ऑपरेटर P डिफाइन किया उन्होंने, वो होता है JH क्रॉस
डेल अपॉन डेल एक्स, ये एक तरह का ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, जो कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करे। तो ये संवेग का ऑपरेटर है और ये एनर्जी का ऑपरेटर होता है, जी एच डेल अपॉन डेल। ये स्थिति के साथ है, ये समय के साथ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जहां आपको ई और पी दिखाई दे रहा है वहां उनके ऑपरेटर से इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जे एच क्रॉस को क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई डेल फंक्शन ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल्स टू -2m डेल स्क्वायर एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स टी एंड फलन ऑफ दिस। जहां पर हमें P और E दिखाई दिया वहां पर हमने इसको क्या कर दिया, ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया। तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। जो इक्वेशन है वो आपकी क्या कहलाएगी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाएगी। ये सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन है और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में डिपेंड कर। क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट से आपको त्रिविमीय श्रोडिंगर इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। त्रिविमीय में सिर्फ x की जगह x, y और z तीनों डायरेक्शन में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इस यहाँ से हमें एक नया, जैसे यहाँ पे P और E ऑपरेटर मिला था, 3 डायमेंशनल में हमें एक नया ऑपरेटर मिलेगा जिसको हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। सेम थिंग है, इसलिए मैं ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन वीडियोज़ के अंदर। आई थिंक आप इनको सेल्फ कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ नया इनके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये आपके श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। थैंक यू।